नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। लोकसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। एक चीन नीति पर भारत का पक्ष और ताइवान के साथ उसके संबंधों के बारे में करेंगे चर्चा। भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विद्युत प्रशुल्क नीति के मामले में देश भर में एकरूपता लाने की सिफारिश की गई। भारत नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष पूरे हुए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर जैव विविधता और उससे संबंधित नीतियों के बारे में है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। लोकसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। ये विधेयक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करेगा। ये अधिनियम वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को विनियमित करता है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के मुताबिक वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स का अनुपालन करने का प्रावधान है। इसके तहत प्रजातियों के व्यापार को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार एक प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी। इसके अलावा व्यापार किए जाने वाली प्रजातियों के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पहलुओं पर सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसमें 6 की जगह 4 अनुसूचियां शामिल हैं। विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए 2 अनुसूचियां, पौधों के लिए 1 अनुसूची और साइट्स में शामिल प्रजातियों के लिए एक अलग अनुसूची होगी। पीड़क जंतुओं यानी वर्मिन से संबंधित अनुसूची को हटा दिया गया है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में विधेयक केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, अपने पास रखने या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इसमें अभयारण्यों का नियंत्रण करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक राज्य के सभी अभयारण्यों को नियंत्रित करने, प्रबंधित करने और रखरखाव करने की जिम्मेदारी मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंपी गई है। कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में राज्य या केंद्र सरकारें वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती हैं। बंदी या कैप्टिव जानवरों को सौंपने के लिए ये विधेयक किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी भी बंदी जानवर या पशु उत्पाद को मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है। वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सुनिश्चित करता है कि वन्यजीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। एक चीन नीति पर भारत के पक्ष और ताइवान के साथ उसके संबंधों की बात करें तो चीन ने चेतावनी दी है कि यूएस हाउस स्पीकर की ताइवान यात्रा उसकी चेतावनियों की उपेक्षा करती है। साथ ही ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भी कमजोर करती है। अमेरिका 1970 के दशक से ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देते हुए एक चीन नीति का समर्थन करता रहा है। हालांकि ताइवान के साथ भी उसके अनौपचारिक संबंध हैं। ताइवान के साथ उसकी इस नीति को रणनीतिक अस्पष्टता या फिर इरादतन अस्पष्टता की रणनीति के रूप में जाना जाता है। एक चीन नीति इस तथ्य की स्वीकृति है कि अलग अलग चीनी राज्यों की बजाय चीन की केवल एक ही सरकार है। इसके अलावा इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग जैसे विवादित राज्य क्षेत्रों को चीनी मुख्य भूमि का ही एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं। हालांकि ताइवान पर भारत की नीति की बात करें तो भारत वर्ष 1949 से एक चीन नीति का पालन करता रहा है और अभी तक ताइवान के साथ उसका कोई औपचारिक संबंध नहीं है। इसके अलावा वर्ष 1995 में भारत और ताइवान ने राजनयिक कार्यों के लिए एक दूसरे के यहाँ कार्यालयों की स्थापना की थी। ये कार्यालय मुख्य रूप से वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित हैं। हालांकि वर्ष 2010 से भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए एक चीन नीति का अनुसरण करना त्याग दिया है। तब से भारत ने ताइवान के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान वर्ष 1895 में जापान द्वारा अधिकार करने से पहले चीन के शाही किंग राजवंश द्वारा शासित था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद इसका नियंत्रण एक बार फिर चीन के पास चला गया। भारत ताइवान की नई साउथ बाउंड नीति के प्राथमिकता वाले देशों में से एक है।
भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये खबर पेपर 2 से संबंधित है। दोनों देश द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं और इनमें से प्रमुख हैं साइबर सुरक्षा पर समझौता, आपदा प्रबंधन पर समझौता और सामाजिक आवासन पर समझौता। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नई लाइन ऑफ क्रेडिट की भी घोषणा की है। GMCP यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत द्वारा वित्त पोषित एक अवसंरचना परियोजना है। ये मालदीव की राजधानी माले को उसके आसपास के द्वीपों से जोड़ने के लिए है। इसके अलावा दोनों राष्ट्र सीमा पार अपराधों और आतंकवाद से लड़ने के लिए संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत और मालदीव के संबंधों की बात करें तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में मालदीव का विशेष स्थान है। भारत मालदीव ने मिनिकॉय द्वीप पर राजनीतिक विवाद को वर्ष 1976 की समुद्री सीमा संधि के माध्यम से हल कर लिया था। इस संधि के तहत मिनिकॉय को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2016 में भारत मालदीव ने व्यापक रक्षा कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और मालदीव की सेना के बीच एक्वेरियन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। साथ ही मालदीव भारत की सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल का हिस्सा है। इस पहल की घोषणा भारत ने वर्ष 2015 में की थी। ये पहल हिंद महासागर के लिए भारत के विजन का एक रूप है। विकास के लिए सहयोग। वर्ष 2018 में भारत ने मालदीव को उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए $1.4 बिलियन का आर्थिक पैकेज दिया था। विद्युत प्रशुल्क नीति के मामले में देश भर में एक रूपता लाने की सिफारिश की गई है। ऊर्जा पर संसदीय समिति ने भारत में विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा की है। समिति ने इस मामले में पूरे देश में एक रूपता लाने की सिफारिश की। आपको बता दें कि विद्युत संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। भारत में विद्युत क्षेत्र को विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा शासित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में अंतिम बार विद्युत प्रशुल्क नीति को अधिसूचित किया था। इस नीति में 4E पर बल दिया गया है। सभी के लिए बिजली, सस्ती दरों के लिए दक्षता प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरण की दृष्टि से सतत यानी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। और आइए अब जानते हैं विद्युत प्रशुल्क नीति पर संसदीय समिति की प्रमुख टिप्पणियों और सिफारिशों के बारे में। इसमें प्रमुख टिप्पणियों में कहा गया है कि राज्यों में अत्यधिक जटिल और अलग अलग प्रशुल्क दरें मौजूद हैं और इसके लिए सिफारिश की गई है कि तार्किक रूप से उचित प्रशुल्क दरों का निर्धारण किया जाना चाहिए और साथ ही प्रशुल्क दरों में एक रूपता लाई जानी चाहिए। इसके अलावा ये टिप्पणी की गई है कि विद्युत संयंत्रों के कम उपयोग के कारण दक्षता काफी कम हो गई है। समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि लगभग 21% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो इसके लिए सिफारिश की गई है कि निश्चित समय में सुधारों को लागू किया जाना चाहिए और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। तीसरा है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र विद्युत क्षेत्र का प्रमुख आधार बने रहेंगे। इसके लिए सिफारिश की गई है कि कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से उत्सर्जन को सीमित किया जाना चाहिए। तीसरी टिप्पणी है कि निवेश आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रयासों के बावजूद वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पर चिंता बनी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए बदली हुई परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने और अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशुल्क नीति में संशोधन किया जाना चाहिए। अगली खबर केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। भारत नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा के बीच युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त 1997 को प्रभावी हुआ था। कई दौर की वार्ता के बाद वर्ष 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा यानी NSCN-IM के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि नागा ध्वज और यह जाबो यानी नागा संविधान पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने में विफल रही है। NSCN-IM इस बात पर बल देती है कि दोनों विषयों को फ्रेमवर्क समझौते में शामिल किया गया था। नागालैंड मुद्दे की बात करें तो नागा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देश म्यांमार के कुछ हिस्सों में अधिवासित हैं। ये 60 से ज्यादा जनजातियों वाला एक समुदाय है। स्वतंत्रता के समय से ही नागा समूह अपनी विशेष पहचान का दावा करते हुए भारतीय संघ से अलग होने की मांग करता रहा है। नागा नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। वर्ष 1980 में NNC से अलग होकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया गया था। वर्ष 1988 में NSCN फिर से इसाक मुइवा के नेतृत्व में और खापलांग के नेतृत्व में यानी NSCN-K में विभाजित हो गया था। NSCN-IM एक ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहा है। इसमें नागालैंड और म्यांमार के कुछ हिस्सों के साथ साथ सभी निकटवर्ती नागा आबादी वाले क्षेत्र शामिल होंगे।
अगली खबर महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसे 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के घटकों में शामिल है आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषण सहायता, आरंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन। इसके अलावा आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा और पोषण अभियान। इसमें जो प्रमुख बदलाव हैं उसके तहत पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी सेवाएं सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। किशोरियों के लिए योजना के तहत लक्षित लाभार्थी किशोरियों के आयु वर्ग में संशोधन किया गया है। पहले 11 से 14 आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाली लड़कियों को लक्षित किया गया था। अब असम और पूर्वोत्तर सहित आकांक्षी जिलों में भी 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की सभी किशोरियों को लाभार्थी माना गया है। ये दिशा निर्देश लाभार्थियों को पूरक पोषण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और साथ ही स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्यान्न को प्राथमिकता देते हैं। इसके तहत सप्ताह में कम से कम एक बार मोटे अनाज की आपूर्ति अनिवार्य की गई है। योजना में आयुष यानी कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली को भी एकीकृत किया गया है। इसके अलावा पोषण और मात्रा मानकों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नोडल अधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें कि पोषण अभियान 1.0 यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य थे कि ठिगनापन से जुड़े मामलों में प्रतिवर्ष 2% की कमी लाई जाए, अल्प पोषण के कुल मामलों में प्रतिवर्ष 2% की कमी लाई जाए, एनीमिया जो कि छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में है, इससे जुड़े मामलों में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाई जाए और कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों के कुल मामलों में प्रतिवर्ष 2% की कमी लाई जाए। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय सतर्कता संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये अधिनियम ईडी निदेशक के कार्यकाल को न्यूनतम 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल से अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए विस्तृत करता है। ये विस्तार 1 वर्ष में एक बार किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। ये धन शोधन से जुड़े अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अधिनियमों को लागू करता है। जिलों का निर्माण या उन्मूलन। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि जिलों का निर्माण या उन्मूलन कैसे किया जाता है। इस संबंध में संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार विधानसभा में एक कानून पारित करके या केवल एक आदेश जारी करके नए जिले का निर्माण या उन्मूलन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जिले या रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करने पर केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। परमाणु हथियार अप्रसार संधि। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपने 10वें एनपीटी समीक्षा सम्मेलन का शुभारंभ किया है। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके उद्देश्य हैं परमाणु हथियारों और परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। इसे वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसे वर्ष 1970 में लागू किया गया था। वर्ष 1995 में इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिलहाल 191 देश इसके पक्षकार हैं, लेकिन भारत इसका पक्षकार नहीं है। ये संधि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत एक सुरक्षा उपाय प्रणाली स्थापित करती है। उद्यम पोर्टल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमईज की संख्या 1 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए एमएसएमईज के स्वैच्छिक पंजीकरण को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पहचान निवेश और वार्षिक कारोबार के समग्र मानदंड पर की जाती है। ये पूरी तरह से डिजिटलीकृत है। इस पर रजिस्टर्ड किए गए एमएसएमई को एक उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसे आयकर और वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या यानी GSTIN प्रणाली के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक।
इस सूचकांक को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ये बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और साथ ही पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करके देश भर में वित्तीय समावेशन के विस्तार को दर्शाता है। इसमें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे 3 मापदंडों सहित 97 संकेतकों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है। ये वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों द्वारा वर्षों से किए जाने वाले संचयी प्रयासों को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये सूचकांक 53.9 था। ये वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 56.4 हो गया है। इसके सभी उप सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है। हेलफायर R9X मिसाइल। हाल ही में अमेरिका ने ड्रोन हमले के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया है। इसे निंजा मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। इस मिसाइल पर वारहेड की बजाय इसके प्रक्षेप वक्र यानी ट्रेजेक्ट्री के टर्मिनल चरण में धारदार नुकीले ब्लेड को लगाया जाता है। ये ब्लेड स्टील की मोटी चादरों को काटने में सक्षम होते हैं। इससे ये इमारत को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपने प्रणोदन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को काट देती है। ट्यूबरक्लोसिस। ये रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये एक संक्रामक रोग है जो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य ये है कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टीबी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि क्षय रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम और टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पिंगली वेंकैया। राष्ट्र ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और एक गांधीवादी थे। वे स्वतंत्र भारत की भावना का पर्याय बन गए थे। उन्होंने वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के लिए एक नया ध्वज तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे वर्ष 1931 में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इसने उस सांचे के रूप में कार्य किया जिस पर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।